आज के लीगल स्टेटमेंट में मैं एडवोकेट प्रतिज्ञा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है मोटर वाहन अधिनियम दुर्घटना में क्षतिपूर्ति का आकलन किस प्रकार किया जाए, कौन कौन योग्य व्यक्ति है और किसको किस अनुपात में उनके आय का आकलन किया जाएगा और किस अनुपात में उनको क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी, तो कौन कौन योग्य व्यक्ति होंगे उसके बारे में आज का ये स्टेटमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये टॉपिक। मोटर दुर्घटना के मामलों में क्षतिपूर्ति का आकलन किस तरह किया जाता है। तो हमारा टॉपिक आज का टाइटल है इसका हमारा वीडियो का, मोटर दुर्घटना के मामलों में क्षतिपूर्ति का आकलन। तो मेरे द्वारा ये आमजन को सड़क दुर्घटना में क्षतिपूर्ति क्लेम राशि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्राप्त होगी और उसकी प्रक्रिया क्या होगी ये समझाने का प्रयास किया गया है, और जिससे जनता को अपना केस लगवाने में हेल्प हो, सहायता मिले। मोटरयान संहिता की धारा 166 और 140 के अंतर्गत क्लेम प्रकरण मृतक के आश्रितों की ओर से और जिस वाहन से दुर्घटना हुई है उसके मालिक, ड्राइवर और बीमा कंपनी के विरुद्ध ये मोटर एक्ट कोर्ट में फाइल होता है। मतलब इसमें मृतक के आश्रित जो है फरियादी बनते हैं और दुर्घटना करने वाले वाहन का जो ड्राइवर है, मालिक और बीमा कंपनी विपक्षी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दुर्घटना होने पर मिलने वाली क्लेम की जो क्षतिपूर्ति की राशि दो बातों पर डिपेंड करती है, दो बातों पर निर्भर होती है। एक तो मृतक की आयु है ना, एज क्या है, जो एक्सीडेंट में जिसकी डेथ हो गई है उसकी एज क्या है, और उसकी आय क्या है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला सरला वर्मा निर्णीत कर आय पर आयु के गुणक का विस्तार से प्रावधान किया है। तो सॉरी एक कॉल आ गई थी इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला सरला वर्मा निर्णीत कर आय पर आयु के गुणक का विस्तार से प्रावधान किया है। सॉरी पता नहीं कॉल आ रही है बार बार, आप लोगों को डिस्टर्ब हुआ इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला सरला वर्मा निर्णीत कर आय पर आयु के गुणक का विस्तार से प्रावधान किया है। अब क्लेम के प्रकरण में आयु तो मृतक व्यक्ति की फिक्स होती है ना, उसमें मतलब एज फिक्स होती है। कैसे, हम उसे नहीं बदल सकते किंतु आय कम या ज़्यादा हो सकती है। तो एज तो फिक्स होती है, उसे तो कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। जिस एज में दुर्घटना हुई और उसकी डेथ हो गई है, तो जिस एज में वो था, जैसे 29 का है या 30 का है या जो भी एज है, तो भाई जिस एज में वो था और उसी एज में उसकी डेथ हो गई है, तो फिर इस एज को तो कोई बदल नहीं सकता ना कि कम ज़्यादा कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति इसमें आय कम ज़्यादा की जा सकती। ठीक है, तो सबसे डिसाइड करने के लिए मतलब सबसे मेन चीज़ यही होती है, एक तो एज होती है और एक आय, इन पे ही मामला डिसाइड होता है। मतलब तभी तो क्षतिपूर्ति की राशि तय होगी, उसके हिसाब से ही। एक तो आयु के हिसाब से होगी, भाई उसकी आयु कितनी है, वो आगे मतलब लाइफ में जिंदा रहता तो कितना कमाता वो, और इस प्रेजेंट टाइम में वो कमा कितना रहा है, उसकी सैलरी क्या है, उसकी आय क्या है। तो ये सारी चीज़ें देखकर कोर्ट डिसाइड करती है।
एक्सीडेंट के क्लेम। तो कोई भी व्यक्ति आय 3 प्रकार से प्राप्त करता है। एक किसी प्रकार का व्यवसाय करके, अब कोई बिजनेस कर रहा है ना, एक तो एक प्रकार ये हो गया, एक तो बिजनेस कर रहा है, नौकरी करके या कहीं पे जॉब कर रहा है, या मजदूरी या कृषि करके, या तो वो मजदूरी कर रहा है या वो खेती कर रहा है। तो इस तरह से 3 प्रकार से आय प्राप्त करता है व्यक्ति। उसके बाद मृतक जो भी आय प्राप्त करने का कार्य कर रहा है उसके संबंध में दस्तावेज जरूर कोर्ट में पेश करना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स है, रिटर्न टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न है, व्यवसाय के दस्तावेज है, वेतन पर्ची है, खसरा, B1 या जो भी हो। अगर दस्तावेज नहीं हुए तो नौशन आय 7500 रुपये मासिक फिक्स मानी जाती है। ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति की आय इनकम टैक्स रिटर्न में दर्शित है और वह IT फाइल कर रहा है, तब यह उसकी आय का पुख्ता प्रमाण है। न्यायालय को उसकी वह आय मानना चाहिए। और एक मामला और है प्रणय शेट्टी, जिसमें यह बोला गया है कि किसी व्यक्ति की आय में भविष्य में वृद्धि की संभावनाओं पर इनकार नहीं किया जा सकता। यानी तो आय में वृद्धि भी हो सकती है भविष्य में, क्योंकि आय भी फिक्स थोड़ी ना है कि वो आप जो कमा रहा है वो भविष्य में उतना ही कमाएगा, तो वृद्धि भी होने की संभावना रहती है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर मृतक जिंदा होता तो वो आय में निश्चित वृद्धि करता, तो और भी ज़्यादा वो अर्निंग करता, मतलब जो भी कमा रहा उससे ज़्यादा ही कमाता। तो इस कारण जो भी क्लेम राशि दी जाए वह आज जो IT में आई है उसमें वृद्धि की संभावना की गणना करते हुए दी जाती है। अब उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि मृतक की आयु 25 साल थी, है ना, 25 ईयर थी, और उसकी आय 3 ईयर के रिटर्न के अनुसार 40,000 रुपये मासिक है। अतः 4,80,000 रुपये वार्षिक आय है, रुपीज़ की वार्षिक आय है, उसकी एनुअल इनकम है। और उसकी आय पर डिपेंड कौन कौन है, तो उसकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं और माता पिता हैं। कौन कौन है, वाइफ है, 2 बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं, माता पिता दोनों हैं। तो कुल 5 लोग हैं। कितने हो गए, कुल मिला के 5 हो गए। तो अतः उसकी कुल आयु जो है कुल 6 लोगों पर खर्च होती है। कितने लोगों पर, 6 लोगों पर खर्च होती है। इस प्रकार उसकी मृत्यु से आय की हानि 1/5 भाग मानी जाएगी, क्योंकि डिपेंड 5 लोग हैं। अतः 4,80,000 बटा 5 ऑब्लिक 5 यानी कि 96,000 की बात है। 96,000 रुपीज़ एक व्यक्ति स्वयं पर खर्च करता था और शेष आश्रितों पर कितना करता था, 3,84,000। ठीक है, 3,84,000 रुपीज़ वार्षिक एनुअल खर्च होते थे। अब जो मृत्यु के कारण आय की हानि आश्रितों को हुई वह 3,84,000 रुपये सालाना की हुई है, और जिसके आधार पर क्लेम की राशि प्राप्त होना है। अब सरला वर्मा केस के निर्णय के अनुसार उसकी आयु 25 वर्ष होने के कारण 18 का फिक्स गुणक आय में लगेगा, है ना, 18 का फिक्स गुणक आय में लगेगा, यानी कि 3,84,000 गुणित 18। इस प्रकार आश्रितों को आजीवन आय की कुल हानि 69,12,000 रुपये की हुई है। कितनी, 69,12,000 रुपये की हानि हुई है। और इसमें भविष्य की वृद्धि 40%, 40% की उसमें वृद्धि हुई है भविष्य की। ठीक है, तो प्रणय शेट्टी प्रकरण के मामले से मानी जाएगी, मतलब ये मानी जाएगी क्या आय है। अतः वह कितनी होगी टोटल, 27,00,000
₹27,64,800 होगी। कितनी होगी टोटल? टोटल होगी 27,64,800 होगी टोटल। कितनी होगी? और इसमें इस प्रकार कुल क्षतिपूर्ति राशि कितनी होगी? 69,12,000 कितनी हो गई? 69,12,000 प्लस 27 मतलब 27,64,800 कुल। और 96 मतलब 9 लाख मतलब 96,707 तो टोटल राशि कितनी होगी? 76,800 बनेगी, जो बीमा कंपनी से आश्रितों को प्राप्त होगी। तो इसमें इसके साथ ही 9% वार्षिक ब्याज जब तक प्रकरण चला है तब तक की अवधि का भी मिलेगा। तो इस प्रकार जो है ना कुल क्षतिपूर्ति की राशि डिसाइड मतलब ये फिक्स हो गई है। और इसके साथ ही 9% वार्षिक ब्याज जब तक प्रकरण चला है तब तक की अवधि का भी मिलेगा। और साहचर्य आदि की हानि पर मतलब अपने घर परिवार से वो दूर रहा और साहचर्य आदि की हानि हुई है तो 1 लाख रुपए अतिरिक्त भी मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से इस प्रकार इस प्रकरण में इनकम टैक्स जमा करने वाले व्यक्ति की आय के स्पष्ट प्रमाण मानकर मृतक को राशि प्रदान करने की बात कही है। साथ ही उसकी आय के संबंध में अन्य दस्तावेज भी मान्य किए जाते हैं। और जिस व्यक्ति की आय का कोई प्रमाण नहीं है उसकी नौशन इनकम कितनी मानी जाएगी? उसकी नौशन इनकम जो है 7500 रुपये मतलब 7,500 रुपये मान ली जाती है। मतलब जिसका कोई आय का प्रूफ ही नहीं है, एविडेंस नहीं है, प्रमाण नहीं है, कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसकी नौशन इनकम क्या मानी जाएगी? 7,500 रुपये मान ली जाती है। और राशि निश्चित होती है। ये राशि जो है फिक्स होती है। जिस व्यक्ति की आय का कोई मतलब ये तो फिक्स राशि है। उसके बाद इस प्रकार से क्लेम राशि का अवार्ड न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट डिसाइड करती है और अवार्ड देता है कोर्ट इसमें। और आप लोगों को ये आज का टॉपिक कैसा लगा, आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और नए चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी वीडियो कोई भी टॉपिक मिस ना हो। और हम ये मोटर व्हीकल एक्ट के हर टॉपिक कवर करवा देंगे आपको। और हम जैसे MP ADPO UP APO ऑल जुडिशरी स्टेट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। झारखंड डिस्ट्रिक्ट जज की प्रिपरेशन भी हम करवा रहे हैं हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। इसके लिए मतलब टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं, वहाँ से आप हम टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड व्हाट्सअप नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जो भी क्वेरी लेना हो क्वेरी ले सकते हैं।